U61 हिंदी। लीड लेना, शो को संभालना, इज्जत बचाना। मुंह हुआ दंग रह गया। बाय जिशेंग और बाय जिक्सी ने भी निराशा से एक दूसरे को देखा। मुंह हुआ ने पूछा, गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? यह आसान है, श्री जुआंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बस जाओ और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करो। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पंचतत्व आत्मा निर्माण सीखने को मिलेगा। प्रथम श्रेणी के गठन विधियों में प्रतिस्पर्धा करें। प्रथम श्रेणी। मुंह हुआ की आंखें चमक उठीं। जब प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण विधियों की बात आती थी तो उन्हें श्री जुआंग के अलावा किसी से डर नहीं लगता था। लेकिन वह लापरवाह नहीं होगा। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं और कहा, गुरुजी, क्या होगा अगर पंचतत्व संप्रदाय गंदा खेल खेले और मैं हार जाऊं? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को खो दिया। व्यक्तिगत जीत या हार मामूली बात थी। यद्यपि 5 तत्वों का परम गठन महत्वपूर्ण था, फिर भी वह इसे देर सवेर सीख ही लेगा। मुख्य मुद्दा यह था कि यदि वह हार गया तो वह अपने स्वामी के सामने अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। उसके मालिक की प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी बात थी। मुंह हुआ की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। श्री जुआंग ने अपने दिल में गर्माहट महसूस की, फिर एक भान उठाए और कहा, चिंता मत करो, मेरे शिष्य होने के नाते उनके पास तुम्हारे विरुद्ध जीतने के लिए क्या है? ये बात थोड़ी गूढ़ थी, लेकिन मुंह हुआ को सचमुच लगा कि इसमें दम है, और वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फिर भी वह थोड़ा आशंकित लग रहा था। श्री जुआंग की नजरें बदल गईं और उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हें अभी भी वे शब्द याद हैं जो मैंने तुम्हें शुरू में कहे थे? मुंह हुआ थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री जुआंग किन शब्दों की बात कर रहे थे। श्री जुआंग ने अफसोस जताते हुए आह भरी, उस समय जब मैं पंचतत्व संप्रदाय में गया तो मैं उस परम संरचना को सीखना चाहता था, लेकिन विभिन्न कारणों से मैं इसे सीखने में सफल नहीं हुआ, और तदनुसार उन्होंने मुझे नीची दृष्टि से देखा और मैंने बहुत अधिक मान खो दिया। ये पुराना हिसाब मैं अब और नहीं चुका सकता। अब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप अपने स्वामी के लिए यह मंच पुनः प्राप्त करेंगे। नीची नजर से देखा गया चेहरा खो दिया। मुंह हुआ का छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह तुरंत लड़ने की भावना से भर गई। बोली, मास्टर, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए यह मंच पुनः प्राप्त करूंगा और उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दूंगा। और फिर मैं उनकी संप्रदाय रक्षा की परम तकनीक सीखूंगा और उन्हें दुख से पागल कर दूंगा। श्री जुआंग गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अच्छा है, उन्हें पूरी तरह से पराजित छोड़ दो और उन्हें दुख से पागल कर दो। दरवाजे के बाहर खड़े बूढ़े कुई ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। अपनी उम्र के बावजूद वह अभी भी एक बच्चे की तरह बचकाना और प्रतिस्पर्धी है। मुंह हुआ ने एक पल सोचा, फिर पूछा, गुरुजी, क्या मुझे उन पर कोई दया दिखानी चाहिए? श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, न केवल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अधिक अभिमानी भी होना चाहिए। अभिमानी? ठीक है, श्री जुआंग ने कहा, मैंने तुम्हें जो दिखावटी कौशल सिखाए हैं उनका उपयोग करो। दिखावटी? मुंह हुआ कुछ हद तक भूल गया था। श्री जुआंग ने मुंह हुआ के लिए एक बार फिर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना सौम्य व्यवहार त्याग दिया, उनकी भौहें और आंखें तीखी हो गईं, उनका भाव उदासीन हो गया। गर्व से उन्होंने अपना सिर ऊंचा उठा रखा था, मानो कोई प्राचीन तलवार सीलबंद और अक्षुण्ण हो, भव्यता के भाव के साथ, मानो वे कोई नीला ड्रैगन हो जो दुनिया को देख रहा हो। उनकी शालीनता और व्यवहार के कारण अन्य लोग उनकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर पाते थे। श्री जुआंग ने जल्दी से अपना व्यवहार फिर से छुपा लिया, उनकी अभिव्यक्ति एक बार फिर से सौम्य हो गई। अब याद है? आहा! मुंह हुआ की आंखें चमक उठीं और फिर उसने भी उस मुद्रा का अनुकरण किया। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया हुआ था, हाथ कमर पर रखे हुए थे, और उसके कोमल चेहरे पर ऐसा भाव था मानो मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। सिवाय इसके कि वह ड्रैगन जैसा नहीं था, बल्कि एक भयंकर छोटे बाघ जैसा था। श्री जुआंग मुंह हुआ के सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाए और बोले, इसमें थोड़ी शैली की कमी है, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। भविष्य में आपको और अभ्यास करने की जरूरत होगी। हाँ, गुरुजी, मुंह हुआ ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। बूढ़े कुई ने इस गुरु शिष्य जोड़ी को देखा, उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक अवाक थी। श्री जूंग ने फिर मुंह हुआ को निर्देश दिया, माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपकी अगली किताब का इंतजार है। कुछ ही दिनों में आप नेतृत्व संभाल लेंगे और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों का स्थान भी लेंगे। केवल वे ही जो आपसे जीतेंगे आपके वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ फॉर्मेशन मेथड्स में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होंगे। श्री जुआंग के शब्दों से मुंह हुआ समझ गया, मैं दहलीज हूं।
जो भी अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, उसे पहले उसकी दहलीज पार करनी पड़ती थी। श्री जुआंग ने सहमति में सिर हिलाया। ये बच्चा सचमुच बहुत चतुर था। बाई जिशेन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मास्टर, मेरे गठन कौशल मेरे छोटे भाई की तरह अच्छे नहीं हैं। बाई जिशेन काफी आत्म जागरूक था। हालांकि वह बड़ा भाई था, लेकिन फॉर्मेशन स्किल्स में उसका स्तर महुआ से काफी दूर था। यदि कोई महुआ के खिलाफ जीतने में कामयाब हो भी गया तो भी उसके पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं होगा। बाई जिक्सी की स्थिति बेहतर थी। उसकी फॉर्मेशन स्किल्स, हालांकि महुआ जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी काफी ऊंची थी। लेकिन उसकी अपनी खामियां उजागर हो जाएंगी। श्री जुआंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। ये दहलीज जो आपके छोटे भाई ने बनाई है, वह काफी ऊंची है। और इसके अलावा यह एक अत्यंत उच्च स्तर था। श्री जुआंग ने क्यूई शोधन क्षेत्र में एक साधक के रूप में महुआ के गठन विधियों के स्तर के बारे में सोचा, फिर भी उनके हृदय में कुछ आश्चर्य हुआ। श्री जुआंग द्वारा प्रशंसा प्राप्त महुआ के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। आगामी दिनों में पंचतत्व संप्रदाय सतह पर तो शांत दिखाई दिया, लेकिन पर्दे के पीछे गतिविधियां जोरों पर थीं। संदेशवाहक भेजना, पत्र भेजना, सौदेबाजी करना। संप्रदाय के नेता लियाओ स्वागत समारोह और विदाई समारोह में व्यस्त थे। बुजुर्ग लोग अक्सर इधर उधर घूमते रहते थे। कुछ अपरिचित शिष्य भी पंचतत्व संप्रदाय के भीतर चुपचाप प्रकट हुए। श्री जुआंग खिड़की के पास बैठे हुए, बिना किसी परेशानी और दिखावे के, ये सब घटित होते हुए देख रहे थे। कुछ दिनों बाद संप्रदाय के नेता लियाओ श्री जुआंग को आमंत्रित करने आए और सम्मानपूर्वक कहा, ताओ चर्चा बैठक शुरू होने वाली है। श्री जुआंग और कई सम्मानित शिष्य कृपया प्रशिक्षण मंडप की ओर बढ़ें। श्री जुआंग ने थोड़ा सिर हिलाया और खड़े होकर महुआ, बाई जिशेंग और बाई जिक्सी की ओर मुड़े और कहा, चल दर ताओ चर्चा बैठक। ये साधकों के लिए ताओ पर चर्चा करने हेतु एक भव्य सभा थी। ये किसानों के बीच विभिन्न प्रकार की बैठकों के लिए भी एक सामान्य शब्द था। साधक साधना, विद्वत्तापूर्ण विषयों, शिल्पकला शोधन, रसायन विद्या, संरचनाओं तथा यहाँ तक कि आत्मिक पशुओं के पालन, बिल्लियों और कुत्तों को पालने के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। पांच तत्व संप्रदाय की ताओ चर्चा बैठक मुख्य रूप से संरचनाओं के सत्यापन के लिए थी। फॉर्मेशन मंडप संप्रदाय के भीतर फॉर्मेशन ज्ञान और कलाकृतियों को संग्रहित करने का स्थान था। इसमें संरचना पुस्तकें, संरचना आरेख, बहुमूल्य स्याही, प्राचीन ब्रश, बहुमूल्य संरचना पत्र और संरचना विधियों से संबंधित ताओ साधना वस्तुओं की एक श्रृंखला संग्रहित थी। गठन मंडप गोपनीयता का स्थान था और संप्रदाय के भीतर ताओ चर्चा बैठकों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। तत्व संप्रदाय ने एक बार स्वयं को निर्माण विधियों के साथ स्थापित किया था, लेकिन अब ये पृथ्वी और लकड़ी के साथ समृद्ध है, इसलिए निर्माण मंडप काफी विस्तृत और शानदार है। फॉर्मेशन पवेलियन में 4 मंजिलें हैं। ताओ चर्चा बैठक का स्थल सबसे चौड़ी मंजिल पर है, जो नक्काशीदार बीम और चित्रित छतों से सुसज्जित है तथा सोने और जैद से चमक रहा है। इस समय स्याही, ब्रश, डेस्क और दस्तावेज सभी तैयार हैं और पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मुख्य सीटों पर 5 तत्व संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग और संप्रदाय नेता लियाओ विभिन्न बुजुर्गों और अतिथि बुजुर्गों के साथ बैठते हैं। मुख्य बुजुर्ग, जो लंबे समय से एकांतवास में थे, अपने एकांतवास से बाहर आ गए हैं। मुख्य बुजुर्ग के पास 2 बुजुर्ग हैं जो ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए हैं और सुनहरे मुकुट और जैद आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनकी उपस्थिति गहन और स्पष्ट रूप से गोल्डन कोर क्षेत्र के 2 महान साधकों की उपस्थिति है। इस समय मुख्य एल्डर इन 2 एल्डरों के साथ धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। इस सज्जन का उपनाम जुआंग है और वह एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बताना उचित नहीं है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया समझौता है, हमारे पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन संप्रदाय में गिरावट आ रही है, पहले जैसी नहीं। इस हद तक धमकाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। हमारे 5 तत्व संप्रदाय के पैतृक परम गठन की लालसा। मैं आप दोनों पुराने मित्रों से अनुरोध करता हूं, आपको अवश्य ही मदद करनी चाहिए। पंच तत्व संप्रदाय की सहायता कीजिए। मुख्य बुजुर्ग ने परेशानी का नाटक किया, उनके शब्द गंभीर और सच्चे थे। अन्य दोनों बुजुर्गों ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी और वे कुछ हद तक उदासीन लग रहे थे। मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन उन्हें शाप दिया। सचमुच, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे उतने ही अधिक चालाक होते जाते हैं।
वे जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही अधिक सांसारिक समझदार होते जाते हैं। बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा, वह दो लोहे के मुर्गों के समान कंजूस है। मुख्य बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संप्रदाय नेता चू भाई शेन, एक बार यह मामला सफल हो गया तो एक उदार इनाम की पेशकश की जाएगी। मुख्य बुजुर्ग के हाथ, जो उनकी आस्तीन में छिपे थे, ने गुप्त रूप से दोनों बुजुर्गों को दिखाने के लिए कई आत्मा पत्थरों की ओर इशारा किया। दोनों की आंखें चमक उठीं। शेन उपनाम वाले बुजुर्ग पास के सी वाटर सिटी के शेन परिवार के पुराने पूर्वज थे, जो गोल्डन कोर दायरे के प्रारंभिक चरणों में फॉर्मेशन मेथड के एक अभिजात थे। उनका मूलतः उदासीन चेहरा तुरंत मुस्कुराहट में बदल गया और उनका स्वर अधिक मित्रवत हो गया। मुख्य बुजुर्ग बहुत दयालु हैं, उन्हें मना करना अपमानजनक होगा, सचमुच अपमानजनक। इसके बाद शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने गंभीरता से कहा, ताओवादी न्यायालय द्वारा सभी को एक करने के कारण साधकों को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कितनी भी प्रमुख क्यों न हो, उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा। जैसा कि कहावत है, एक शक्तिशाली अजगर भी स्थानीय सांप को नहीं कुचल सकता। प्रमुख बुजुर्ग, निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए न्याय का समर्थन करूंगा। वह शेन परिवार के पुराने पूर्वज हैं। शेन परिवार विशाल और धनी है, जिसमें अनेक शिष्य हैं और आत्मा पत्थरों का उपभोग बहुत अधिक है। उनके पास कभी भी बहुत अधिक पत्थर नहीं हो सकते। मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन कोसा, धन लोलुप बूढ़े मूर्ख, जबकि बाहर से मुस्कुराते हुए और ताली बजाते हुए उन्होंने प्रशंसा की। भाई शेन का दिल प्राचीन सड़कों की तरह गर्म है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। दूसरी ओर संप्रदाय के नेता चू ने, जो बेदाग कपड़े पहने हुए थे, कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, भाई, मुझे ये स्पिरिट स्टोन नहीं चाहिए। आत्मा पत्थर नहीं चाहता। मुख्य बुजुर्ग इस बात से खुश नहीं थे, बल्कि वे सतर्क थे। स्पिरिट स्टोन्स न चाहने का मतलब यह नहीं है कि वह सचमुच कुछ नहीं चाहता। ये बहुत संभव है कि स्पिरिट स्टोन्स उसकी पसंद के अनुरूप न हो। ये संप्रदाय नेता चू, गठन रहस्यमय संप्रदाय का सर्वोच्च संप्रदाय नेता था, वर्षों से आदरणीय और नामात्र की उपाधि धारण करके पहले ही अपना पद त्याग चुका था। फिर भी संप्रदाय में उसका अभी भी गहरा सम्मान था और उसके वचन का बहुत महत्व था। गठन रहस्यमय संप्रदाय गठन विधियों में निपुण होने के कारण आत्मा पत्थरों को अधिक महत्व नहीं देता था। जैसी कि उम्मीद थी, संप्रदाय नेता चू ने आगे कहा, आपका पंचतत्व संप्रदाय आसानी से आत्मा पत्थर अर्जित नहीं करता है। जब आप नीचे हैं तो मैं आपको लात मारने का दिल कैसे कर सकता हूं। उसके बगल में बैठे शेन परिवार के पुराने पूर्वज को अंदर से नाराजगी महसूस हुई। उसका क्या मतलब है? स्पिरिट स्टोन्स की चाहत उन्हें तब लात मारने के बराबर है जब वे नीचे हों। लेकिन वह इतना लंबा जीवन जी चुके थे कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का कौशल सीख चुके थे। उसके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, न तो खुशी दिख रही थी और न ही गुस्सा। मुख्य बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर भाई चू, संप्रदाय नेता चू ने आगे कहा, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने पंचतत्व पर्वत रक्षक संरचना के संरचना आरेख पर एक नजर डालें। मुख्य बुजुर्ग का रंग अचानक बदल गया और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। माउंटेन गार्डिंग फॉर्मेशन का संरचना आरेख? आप क्या सोच रहे हैं? क्या बड़े गठन के गठन आरेख को देखना आपकी संपूर्ण नींव को उजागर करने जैसा नहीं है? ये बूढ़ा आदमी, मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन शाप दिया। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष रोमांच पड़े। आत्मिक पत्थर बाहरी संपत्ति हैं, लेकिन निर्माण विधियां किसी के अस्तित्व का आधार हैं। कुछ आत्मिक पत्थर प्राप्त करना ही काफी है, किसी और के आधार पर लालच करना बेशर्मी है। संप्रदाय के नेता चू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने बातचीत की। मैं केवल प्रथम श्रेणी की संरचना देखकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। यहां तक कि प्रथम श्रेणी भी स्वीकार्य नहीं है। मैं केवल सरलीकृत आरेखों को देखूंगा, वास्तविक संरचना पैटर्न को नहीं। भाई चू, कृपया मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। संप्रदाय नेता चू का चेहरा कठोर हो गया। भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। संप्रदाय के नेता चू को मुख्य बुजुर्ग की चिंताएं पता थीं और उन्होंने कहा, प्रथम श्रेणी के बड़े गठन और द्वितीय श्रेणी के बड़े गठन में बहुत अंतर होता है। गठन के पैटर्न उतने ही अलग होते हैं जितना स्वर्ग और धरती। भले ही गठन के धुरी कुछ हद तक समान हो, उनका सार पूरी तरह से अलग होता है। 5 तत्व संप्रदाय ने जो स्थापित किया है वह द्वितीय श्रेणी का विशाल गठन है।
केवल प्रथम श्रेणी संरचना आरेख को देखने से वास्तव में आपके पंचतत्व संप्रदाय पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा। ये आह भरते हुए संप्रदाय नेता चू ने कहा, इस जीवन में चू की संरचना आरेखों के अपने ज्ञान का विस्तार करने के अलावा कोई अन्य इच्छा नहीं है। अब जबकि आपके पंचतत्व संप्रदाय को संकट का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके लिए इस हताशा को बाहर निकालने के लिए आगे आया हूँ, यदि और कुछ नहीं तो हमारे दोनों संप्रदायों के बीच पुराने समय के लिए। अब इतनी छोटी सी बात पर भी तुम मुझसे कतराते हो और टालमटोल करते हो। भाई, ये बात मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचाती है। संप्रदाय नेता चू निराश दिखे, लेकिन मुख्य बुजुर्ग को पता था कि वह विपरीत मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा था तथा उस पर दबाव बनाने के लिए स्थिति का लाभ उठा रहा था। यदि वह संरचना आरेख नहीं दिखाता तो वह चुपचाप खड़ा रहता और पंचतत्व संप्रदाय की मदद नहीं करता। मुख्य मुद्दा ये था कि फॉर्मेशन रहस्यमय संप्रदाय, जो फॉर्मेशन पद्धति पर आधारित था, बहुत शक्तिशाली था, जबकि पंचतत्व संप्रदाय पतन की ओर था। रहस्यमय संरचना संप्रदाय जोरदार ढंग से प्रयास कर रहा था, जिसके शिष्यों में अनेक प्रतिभावान संरचनावादी थे। यदि यह चू मदद नहीं करता तो प्रतियोगिता का परिणाम वास्तव में अनिश्चित था। केवल पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों और शेन परिवार तथा कुछ अन्य कुलीन कुलों की प्रतिभाओं पर निर्भर करते हुए यह वास्तव में अनिश्चित था कि क्या वे श्री जुआंग और उनके उच्च स्तरीय भाई बहनों की जोड़ी से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। मुख्य बुजुर्ग ने एक क्षण तक सोचा, फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, हमारे दोनों संप्रदायों के बीच सदियों पुरानी मित्रता को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। संप्रदाय नेता चू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। मुख्य बुजुर्ग ने कहा, हालांकि आप इस संरचना आरेख को केवल यहाँ संरचना मंडप में ही देख सकते हैं और आप इसे केवल एक दिन के लिए ही देख सकते हैं। आप इसे ले नहीं सकते। संप्रदाय के नेता चू ने भौहें चढ़ाई, केवल एक दिन में कोई क्या समझ सकता है। यद्यपि ये केवल प्रथम श्रेणी का था, फिर भी यह एक बड़ा गठन था। संरचना पैटर्न जटिल थे, संरचना धुरी गहन थी तथा एकल संरचनाएं अनेक थीं। यद्यपि वह गोल्डन कोर दायरे का था, वह केवल एक उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर था और उसे इस बात का अधिक विश्वास नहीं था कि वह एक ही दिन में प्रथम श्रेणी के बड़े फॉर्मेशन की जटिलताओं में महारत हासिल कर सकता है। इस पर विचार करने के बाद संप्रदाय नेता चू को ऐसा नहीं लगा कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि ऐसा लगा कि उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। 3 दिन। संप्रदाय के नेता चू ने कहा, मुझे इस बड़े गठन आरेख को देखने के लिए 3 दिन का समय दीजिए। मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन कोसा, 3 दिन, क्या इसे ही नजर कहना कहते हैं? ये एक नजर के लिए असाधारण रूप से लंबा समय लग रहा था। 2 दिन, मुख्य बुजुर्ग ने कहा। संप्रदाय के नेता चू ने तुरंत अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। 2.5 दिन, मुख्य बुजुर्ग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बस 2 दिन। अगर इससे भी तुम्हारा काम न बने तो भूल जाओ, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। ठीक है, संप्रदाय नेता चू ने तुरंत सहमति जताई। 2 दिन, बस 2 दिन। शेन परिवार के पुराने पूर्वज अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके, ऐसे स्वर में बोल रहे थे जो न तो नमकीन था और न ही हल्का। हम स्वर्णिम कोर साधक और अपने संप्रदायों के नेता हैं, न कि किसी बाजार शहर में हर छोटी छोटी बात पर मोलभाव करने वाले, छोटे मोटे मुनाफे के लिए झगड़ा करने वाले फेरी वाले। यद्यपि उसकी आवाज अजीब थी, फिर भी उसके दिल में उसे बहुत पछतावा था। यदि उसे पता होता तो वह भी मोलभाव करता। स्वर्ग के नीचे सब लोग लाभ के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। सारी हलचल और हलचल उन्हें लाभ की ओर आकर्षित करती है। स्पिरिट स्टोन्स के लिए यह अपमानजनक नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाना और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कहना किसी भी अन्य चीज से बेहतर था। अफसोस की बात है, बहुत देर हो चुकी थी। वह शर्तों पर सहमति जताने के बाद उन पर दोबारा बातचीत नहीं कर सकते थे। कोई व्यक्ति बेशर्मी से अपना वचन तोड़ सकता है, लेकिन ऐसी बेशर्मी की भी सीमा होती है। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने आह भरी। वह कुछ हद तक जिज्ञासु भी था। संप्रदाय का नेता चू भारी मात्रा में आत्मा रत्नों के बदले में 2 दिनों के लिए प्रथम श्रेणी के पंचम तत्व पर्वत रक्षक दल का निरीक्षण करने गया था। वह वास्तव में क्या कर रहा था? शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने संप्रदाय के नेता चू को एक रहस्यमयी निगाह से देखा, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अब जबकि महत्वपूर्ण मामले सुलझ गए थे, मुख्य बुजुर्ग ने अगली व्यवस्था पर चर्चा शुरू कर दी। उस व्यक्ति के कुल 3 शिष्य हैं। उनमें से सबसे छोटा शिष्य छोटी सी उम्र में ही प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण मास्टर बन चुका है।
अन्य दो भाई बहन अद्भुत प्रतिभा वाले हैं, उनकी गहराई अथाह है और संरचनाओं में उनके कौशल का स्तर अज्ञात है। लेकिन चूंकि वे वरिष्ठ शिष्य हैं, वे निस्संदेह छोटे छात्र की तुलना में अधिक रहस्यमय हैं। कम से कम वे भी प्रथम श्रेणी के हैं और वे अनुभवी प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स होंगे। मुख्य बुजुर्ग इसे स्वीकार करने में कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अब जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, हमारे 5 तत्व संप्रदाय की ताकत के साथ हम अभी भी प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों की अद्भुत प्रतिभा के कारण हम उनकी क्षमता से बाहर हैं। मुख्य बुजुर्ग ने संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज को मुट्ठी बांधकर सलाम किया और कहा, मुझे फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट और शेन परिवार के सम्मानित गर्वित स्वर्ग के पुत्रों से सहायता का अनुरोध करना चाहिए ताकि वे कार्रवाई करें और फॉर्मेशन मैचअप जीतने में हमारी मदद करें, जिससे हमारे 5 तत्व संप्रदाय की विरासत सुनिश्चित हो सके। संप्रदाय नेता चू ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। वह भी इस अवसर का उपयोग फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट की फॉर्मेशन में दक्षता प्रदर्शित करने के लिए करना चाहता था। सभी को बता दे कि पंचतत्व संप्रदाय पीछे नहीं रहा, बल्कि यह उनका रहस्यमय संरचना संप्रदाय था जो वास्तव में संरचनाओं के शिखर पर था। पंचतत्व संप्रदाय मंच तैयार करता है और वे नाटक का प्रदर्शन करते हैं। यह इससे अधिक उत्तम नहीं हो सकता। शेन परिवार के पुराने पूर्वज आत्मा पत्थरों की बड़ी मात्रा और प्रथम श्रेणी के 5 तत्व पर्वत रक्षक संरचना आरेख को याद करते हुए फिर भी कुछ हद तक हैरान थे। उन्होंने भौहें चढ़ाकर मुख्य बुजुर्ग से पूछा, क्या उस व्यक्ति के शिष्य वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं कि आपके लिए इतना बड़ा खर्च करना उचित होगा? मुख्य बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गईं। यदि यह अतीत में हुआ होता तो पंचतत्व संप्रदाय की प्रतिभा की प्रचुरता के कारण वे स्वाभाविक रूप से श्री जुआंग के शिष्यों के साथ तुलना से नहीं डरते, जब तक कि इन कुछ शिष्यों में वास्तव में श्री जुआंग की अद्वितीय धारणा और प्रतिभा न हो। मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी। वस्तुपरक रूप से कहें तो वे श्री जुआंग के साथ तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, इतने वर्षों से केवल एक ही मिस्टर जुआंग रहे हैं। मिस्टर जुआंग के शिष्य आखिरकार मिस्टर जुआंग नहीं हैं। भले ही वे दुर्जय हों, उनकी भी एक सीमा होगी। तभी मुख्य एल्डर ने संरचनाओं की तुलना करने के लिए एक वाद विवाद सम्मेलन आयोजित करने का विचार उठाया। हालांकि पंचतत्व संप्रदाय की स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मुख्य बुजुर्ग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, जिससे उनकी अपनी छवि को ठेस पहुंचती और उनकी गरिमा धूमिल होती। इसलिए उन्होंने कहा, उनकी प्रतिभा असाधारण रूप से अच्छी है और उनका फॉर्मेशन कौशल वास्तव में कितना अच्छा है, ये तो उनके प्रतिस्पर्धा करने के बाद ही पता चल सकेगा। ये संभव है कि वे हमारे पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों के बराबर भी न हो। मुख्य बुजुर्ग ने अपनी पीठ थपथपाना शुरू किया और फिर उन्होंने कूटनीतिक ढंग से कहा, हालांकि यह मामला संप्रदाय की वंशावली विरासत से संबंधित है, जो बहुत चिंता का विषय है। मुझे सावधानीपूर्वक और सावधानी से कार्य करना होगा ताकि ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिससे हमारे संप्रदाय की वंशावली दूसरों के हाथों में पड़ जाए। भले ही इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़े, लेकिन यह इसके लायक है। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही अब वे पंचतत्व संप्रदाय के गठन कौशल स्तर को कम आंकते हों, लेकिन मुख्य बुजुर्ग के विचार दोषरहित थे। जब बात संप्रदाय की सर्वोच्च गुप्त विरासत की आती है तो यथासंभव सतर्क रहना ही सही दृष्टिकोण है। संप्रदाय के नेता चू ने तब कहा, मुख्य बुजुर्ग निश्चिंत रहें, 5 तत्व संप्रदाय, जो 5 तत्व आत्मा गठन के लिए जाना जाता है, ये सुनिश्चित करेगा कि यह परम गठन 5 तत्व संप्रदाय के भीतर ही रहेगा और कोई भी इसे सीखने में सक्षम नहीं होगा। मुख्य बुजुर्ग बहुत खुश हुए। धन्यवाद संप्रदाय नेता चू। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि जो लोग परम गठन की लालसा रखते हैं वे कोई साधारण प्रतिभा वाले शिष्य नहीं होंगे। संप्रदाय नेता चू ने शांति से कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, संरचनाओं का अध्ययन गहन और असीम है, इसके लिए प्रतिभा और कठिन अध्ययन दोनों की आवश्यकता होती है। प्रतिभा होने पर भी हर चीज में निपुण होना असंभव है। फॉर्मेशन पैटर्न, फॉर्मेशन पिवट, फॉर्मेशन आई, फॉर्मेशन सिद्धांत, साथ ही कुछ उन्नत फॉर्मेशन ताओवादी कौशल, वे हर पहलू में कुशल नहीं हो सकते। हर शासक की अपनी ताकत होती है और हर इंच की अपनी कमजोरी होती है। ये बात सबसे प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए भी समान है। यदि श्री जुआंग के ये शिष्य औसत दर्जे के हैं तो हम उन्हें गरिमा के साथ जीत लेंगे तथा उन्हें संरचनाओं की विशालता और गहराई तथा संरचनाओं के सिद्धांतों की गहन और अप्रत्याशित प्रकृति की सराहना करने का पाठ पढ़ाएंगे।
हम उन्हें ये समझाएंगे कि उनसे परे भी हमेशा ऊंचा आसमान और अन्य लोग होते हैं। हालांकि यदि उनमें वास्तव में असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट गठन कौशल है, तब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी कमजोरियों पर निशाना साधने के लिए करेंगे। इतने सारे शिष्यों के साथ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हम उनसे अधिक शक्तिशाली होंगे। ऐसी तुलना में हम उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह कुछ हद तक असम्मानजनक लग सकता है, लेकिन संप्रदाय को विरासत में मिली विरासत का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन विवरणों पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीतना जीत है, हारना हार है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपकी यात्रा जारी है। चूंकि वे आकर फॉर्मेशन सीखने का साहस करते हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उनका कौशल कमतर है तो उनके पास बहस करने का कोई आधार नहीं है। ... मुख्य बुजुर्ग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अच्छा। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भी अपनी दाढ़ी को सहलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात कही। अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के बाद वे सीधे बैठ गए और श्री जुआंग और उनके दल का इंतजार करने लगे। फॉर्मेशन पवेलियन के चहल पहल वाले शिष्य धीरे धीरे शांत हो गए। आधे घंटे बाद श्री जुआंग, मोहुआ और 2 अन्य लोगों के साथ सभी के सामने फॉर्मेशन पवेलियन में प्रवेश कर गए। फॉर्मेशन पवेलियन तुरंत और भी अधिक शांत हो गया, इतना शांत कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स, जो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी वृद्ध दृष्टि तीक्ष्णता की चमक से भरी नवागंतुकों पर पड़ी। तो ये है श्रीमान जुआंग। सचमुच अमर अनुग्रह और अद्वितीय उपस्थिति की एक आकृति। पीछे चल रहे पुरुष और महिला, क्या वे भाई बहन हैं? वास्तव में उनमें राजसी आचरण और दोषरहित करिश्मा है। और जो पीछे है, तीनों अचंभित रह गए। क्या वह काफी युवा नहीं लगता? यद्यपि उन्हें पहले ही एक किशोर के बारे में सूचित कर दिया गया था, जो एक स्थापित प्रथम श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर था, फिर भी इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना अकल्पनीय था। वह बहुत युवा है। क्या ये सचमुच प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने इतने लंबे समय तक गंभीरतापूर्वक रणनीतियों पर चर्चा की थी, और उन्हें इसका सामना करना पड़ा, एकमात्र बच्चा। क्या उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना धौंस जमाना नहीं होगा? हुआ श्री जुआंग के पीछे फॉर्मेशन पवेलियन में चले गए। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने भव्य और शानदार फॉर्मेशन पवेलियन देखा, जो साधकों से भरा हुआ था। मंच पर सफेद बालों वाले 3 वृद्ध पुरुषों में आध्यात्मिक शक्ति की प्रबल भावना थी, जिससे दबाव की भारी भावना उत्पन्न हुई। स्वर्ण कोर मोहुआ ने पहली बार गोल्डन कोर साधकों को देखा था, जिससे वह कुछ घबरा गया था। हालांकि उसने खुद को श्री जुआंग का शिष्य समझा और अपने गुरु की गति को कम नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने अपना छोटा सा सिर सीधा किया और श्री जुआंग की तरह अहंकार से काम लिया। दूसरी ओर बाई ज़िशिंग और बाई ज़िक्सी पूरी तरह से शांत थे। बाई परिवार, जो अपने आप में एक शक्तिशाली परिवार था, के लिए कुछ गोल्डन कोर साधक कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मुख्य बुजुर्ग ने चुप रहने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर खड़े होकर दूर से अभिवादन किया, श्री जुआंग। श्री जुआंग ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। मुख्य बुजुर्ग ने कहा, कृपया। इसके बाद श्री जुआंग विपरीत ऊंचे मंच पर बैठ गए तथा तीनों गोल्डन कोर मास्टर्स के सामने सीधे खड़े हो गए। मोहुआ और अन्य 2 लोग श्री जुआंग के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे। बैठने के बाद मुख्य बुजुर्ग सीधे मुद्दे पर आ गए। श्री जुआंग, क्या हम ताओ चर्चा बैठक शुरू कर सकते हैं? श्री जुआंग ने उदासीनता से उत्तर दिया, हो सकता है। वाह, क्या ही रवैया है। मुख्य बुजुर्ग मन ही मन नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपना भाव शांत रखा। शिष्यों की ओर मुड़कर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमारा पंचतत्व संप्रदाय निर्माण पद्धतियों पर आधारित है। आज हमारे यहाँ दूर दूर से सम्मानित अतिथिगण आए हैं। ताओ के निर्माण पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए बैठकर चर्चा करना वास्तव में एक सौभाग्यशाली घटना है। चूंकि हम संरचनाओं के माध्यम से ताओ पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऐसे नियम हैं जो प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। पहला, संरचना सिद्धांतों की तुलना। दूसरा, संरचना पैटर्न। और तीसरा, संरचना अध्ययन। संरचना सिद्धांत सभी चीजों को समाहित करते हैं। संरचना पैटर्न ब्रह्मांड को धारण करते हैं। संरचना पैटर्न, संरचना धुरी, संरचना आंखें, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। संरचना अध्ययन। मुख्य एल्डर का ये परिचयात्मक भाषण सूखा और लंबा था।
श्री जुआंग कुछ थके हुए से लग रहे थे और उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुख्य बुजुर्ग रुक गए और अन्य साधकों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये बहुत परेशानी वाली बात है। श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया और सुझाव दिया, चलिए इसे सरल ही रखें। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें तेज हो गईं, और यद्यपि उसका स्वर शांत था, उसमें तिरस्कार का भाव था। सभी उपस्थित क्यूई शोधन शिष्य, सभी लोग, चाहे वे पंच तत्व संप्रदाय से हो या नहीं, आगे आए। चाहे कोई भी चुनौती हो, यदि आप में से कोई भी मेरे शिष्य से एक भी पहलू में आगे निकल सकता है, तो हम आगे से इस पंचतत्व आत्मा निर्माण का अध्ययन नहीं करेंगे। फॉर्मेशन पवेलियन में पूर्ण शांति छा गई। तभी पूरे हॉल में शोर मच गया। अभिमानी, ये सचमुच बहुत अहंकारी था। मुख्य बुजुर्ग का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भी अपनी आंखों में ठंडी रोशनी प्रकट की। सीटों पर बैठे सभी फॉर्मेशन मास्टर्स धार्मिक आक्रोश से भर गए। इसने केवल 5 तत्व संप्रदाय की अवहेलना की नहीं, बल्कि दाली पर्वत की संपूर्ण राज्य सीमा के सभी निर्माण मास्टर्स की अवहेलना की। श्री जुआंग के पीछे खड़े मोहुआ आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। तो ये था उसका स्वामी कैसा था, इतना अहंकार। वह दिन रात श्री जुआंग के साथ रहता था और सोचता था कि उसका स्वामी हमेशा सौम्य, शिष्ट, मिलनसार रहा है। इसके विपरीत बाई जिशेंग और बाई जिक्सी बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। अच्छा, मुख्य बुजुर्ग क्रोध से उबल रहा था और अपने दांत पीस रहा था। आप अपनी मौत स्वयं चाह रहे हैं, तो फिर हमें धमकाने के लिए दोष मत दीजिए। ये सभा दली पर्वत की राज्य सीमा से आए सैकड़ों शिष्यों और स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों का एक समूह था, जो विभिन्न कुलों और संप्रदायों तथा लगभग सभी गठन प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या आप सोचते हैं कि आपके मात्र 3 शिष्य इतने सारे लोगों से जीत सकते हैं? मूर्खतापूर्ण सपने। पहले कौन आएगा? मुख्य बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। नीले वस्त्र पहने एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, मैं तो एक नौसिखिया हूं और मैं इस विशिष्ट अतिथि के साथ योगाभ्यास पर ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहता हूं। इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। ये शिष्य लगभग प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु के बराबर था और पंचतत्व संप्रदाय के युवा पीढ़ी के निर्माण गुरुओं में शीर्ष 5 में स्थान रखता था। मुख्य बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और श्री जुआंग की ओर देखा। श्री जुआंग ने हल्के से मुस्कुराकर मोहुआ के कंधे पर थपथपाया। मोहुआ आगे बढ़े और तीखी आवाज में कहा, मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा। यद्यपि अपेक्षित था, फिर भी मुख्य बुजुर्ग ने पूछा, आपके वरिष्ठ भाई और बहन के बारे में क्या वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं? गोल्डन कोर मास्टर्स के सामने मोहुआ अभी भी थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मास्टर के लिए अपना चेहरा नहीं खो सकते। मास्टर के लिए अपना चेहरा नहीं खो सकते। मोहुआ ने यह बात खुद से 2 बार दोहराई। फिर श्री जुआंग के तरीके की नकल करते हुए उसने अपना सिर ऊंचा किया और अहंकार का नाटक करते हुए कहा, पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। मृत्यु के करीब होने के संकेत क्या होता है जब मौत नजदीक होती है? तुम अभी मेरे बड़े भाई और बहन से मुकाबला करने लायक नहीं हो। पहले मुझसे बात करो, फिर हम बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े शब्दों के साथ। सभी संप्रदायों और कुलों के शिष्य और भी क्रोधित हो गए। हालांकि तीनों गोल्डन कोर मास्टर साधक शांत बने रहे। मोहुआ के शब्द भले ही अहंकारपूर्ण थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। आखिरकार वह जवान और अनुभवहीन था। इन बूढ़ी लोमड़ियों का सामना करते हुए उसमें थोड़ा डर दिखा। इस कारण से 3 गोल्डन कोर एल्डर्स ने मोहुआ को थोड़ा अधिक नीचा देखा। मुख्य बुजुर्ग ने श्री जुआंग की ओर मुड़कर पूछा, श्री जुआंग, हम क्या तुलना करें? श्री जुआंग ने बेपरवाही से कहा, कुछ भी चलेगा। मुख्य बुजुर्ग ने मन ही मन उपहास किया, ठीक है, तो हम पंचतत्व संप्रदाय के नियमों का पालन करेंगे। आइए प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि से शुरुआत करें। फॉर्मेशन के सिद्धांतों पर मौखिक बहस को छोड़कर वे सीधे ड्राइंग फॉर्मेशन के मुद्दे पर आते, जहां असली गुणवत्ता स्ट्रोक्स में प्रकट होती। पहली चुनौती एक प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि होगी, ताकि पानी की जांच की जा सके और देखा जा सके कि इस छोटे से फॉर्मेशन मास्टर में कितनी क्षमता है। ये प्रथम श्रेणी का भारी जल प्रारूप है। समय सीमा 2 घंटे है, ये देखने के लिए कि कौन इसे बेहतर ढंग से खींच सकता है। मुख्य बुजुर्ग ने बोलना समाप्त करने के बाद मोहुआ की ओर देखा और पूछा, युवा भाई, तुम क्या सोचते हो? मोहुआ एक क्षण के लिए हिचकिचाया। भारी जल संरचना, ये किस प्रकार का गठन है? उसे पूरा यकीन था कि उसने ये कभी नहीं सीखा था।
लेकिन जब तक ये प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन है तब तक ये ठीक होना चाहिए। मो हुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। मुख्य बुजुर्ग ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि यह महज एक परीक्षण था, फिर भी इसमें एक विधि थी। ये भारी जल संरचना पंच तत्व संप्रदाय द्वारा आयोजित एक बहुमूल्य प्रथम श्रेणी संरचना थी, जिसमें एक दुर्लभ कार्य था जो अपनी कठिनाई के कारण व्यापक रूप से ज्ञात या सीखा नहीं गया था। पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों के अलावा अन्य निर्माण गुरुओं को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं होती। उन्होंने जानबूझकर इसे परीक्षा का प्रश्न चुना था। यदि श्री जुआंग के युवा शिष्य ने इसे सीख लिया था तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि उनका प्रशिक्षण अनुभव वास्तव में बहुत विशाल था। जीत या हार का फैसला करने के लिए सभी ने फॉर्मेशन का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा की। लेकिन अगर वह ये नहीं जानता था तो निस्संदेह उसका हारना लगभग तय था। सीखने और ड्राइंग निर्माण दोनों को मिलाकर 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं था। मुख्य बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। मूलतः इस फॉर्मेशन को परीक्षण के रूप में चुनना कुछ हद तक बिना सम्मान के जीतना था। लेकिन अब जबकि श्री जुआंग इतने अहंकारी हो गए थे और इतने साहसिक बयान दे रहे थे, तो परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए इस अपरंपरागत प्रश्न का लाभ उठाना अनुचित नहीं था। मो हुआ और पंचतत्व संप्रदाय का नीला वस्त्रधारी शिष्य मैदान के बीचों बीच गए। दोनों एक दूसरे से कई गज की दूरी पर एक संरचना से सुरक्षित एक मेज पर बैठे थे। वे न तो एक दूसरे को साफ देख पा रहे थे और न ही अपनी दिव्य इंद्रियों से जासूसी कर पा रहे थे। बेशक 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स और फाउंडेशन स्थापना स्तर पर लगभग 10 लोगों की उपस्थिति के कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं थी। कुछ समय बाद फॉर्मेशन आरेख वितरित किए गए। फॉर्मेशन डायग्राम प्राप्त करने पर मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। भारी जल संरचना, उसने सचमुच इसे कभी नहीं सीखा था। संरचना पैटर्न कुछ हद तक दुर्लभ थे। संरचना धुरी अपेक्षाकृत सरल थी। दिव्य भावना की मान सामान्य से थोड़ी अधिक थी, जिसमें 9 से अधिक लेकिन 10 से कम पैटर्न थे। कुल मिलाकर कठिनाई प्रथम श्रेणी के मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन के समान ही थी। मो हुआ ने एक क्षण के लिए इसका आकलन किया और फिर राहत की लहर महसूस की और थोड़ा उत्साह भी। उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान एक नया फॉर्मेशन सीखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या फिर से? मो हुआ ने तब गहनता से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह भारी जल संरचना आरेख को देखता रहा, संरचना धुरी और पैटर्न को याद करता रहा, साथ ही अपने मन में आध्यात्मिक शक्ति के प्रक्षेप पथ की गणना करता रहा। इस बीच नीले वस्त्रधारी शिष्य ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। भारी जल संरचना पंचतत्व संप्रदाय की सबसे मूल्यवान संरचनाओं में से एक थी। उसने इसे बहुत पहले सीखा था और पिछले कुछ दिनों में मुख्य बुजुर्ग के मार्गदर्शन में उसने इसका बार बार अभ्यास किया था और इसे अच्छी तरह से जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे परीक्षक ने परीक्षा से पहले ही प्रश्न लीक कर दिए हो और उसे 10 से अधिक बार उत्तर याद करने की अनुमति दे दी हो। तो अभी उन्होंने आसानी और कुशलता के साथ भारी पानी की संरचना तैयार की। मो हुआ फॉर्मेशन डायग्राम की जांच कर रहा था, जबकि नीले वस्त्रधारी शिष्य फॉर्मेशन बना रहा था। मुख्य बुजुर्ग ऊपर से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस युवा फॉर्मेशन मास्टर ने कभी भी हैवी वाटर फॉर्मेशन नहीं सीखा था। अच्छा, मुख्य बुजुर्ग अंदर से रोमांचित थे। एक तीव्र और पहली जीत। ये पहला मैच उन्हें जीतना चाहिए था। एक बार जब ये युवा फॉर्मेशन मास्टर हार गया तो उसके वरिष्ठ भाइयों और वरिष्ठ बहनों की बारी होगी। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि श्री जुआंग के बहुमूल्य शिष्य वास्तव में प्रशिक्षण में कितने कुशल थे। ... समय धीरे धीरे बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। 1 घंटे बाद नीले वस्त्रधारी शिष्य ने पहले ही अधिकांश प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। मो हुआ ने अंततः भारी जल संरचना का निरीक्षण करना समाप्त कर दिया और पढ़ाई के बाद उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। जिस क्षण मो हुआ ने ये कदम उठाया, मुख्य बुजुर्ग ने इसे देखा और मन ही मन सोचा, क्या वह जानता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है और उसे हिम्मत जुटाकर काम चलाना होगा। मुख्य बुजुर्ग ने सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया। जब उन्होंने फॉर्मेशन मास्टर ग्रेडिंग ली थी और अज्ञात फॉर्मेशन का सामना किया था, तब भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। चूंकि समय लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए वह कोई खाली कागज नहीं छोड़ सके। उसे जितना संभव हो सके उतना चित्र बनाना था। शायद वह कुछ संरचना पैटर्न का भी सही अनुमान लगा सके। अनुभवी मुख्य एल्डर को लगा कि वह पूरी तरह से समझ गया है। लेकिन जब वह देख रहा था तो उसके मन में आश्चर्य की एक झलक उभरी।
ये युवा फॉर्मेशन मास्टर और किसी बात का उल्लेख नहीं करना, कम से कम जिस तरह से वह अपनी कलम चलाता है और उसकी फॉर्मेशन पेंटिंग की गति काफी पेशेवर है। फिर आधा घंटा बीत गया। नीले वस्त्रधारी शिष्य ने अपना काम पूरा कर लिया था और संतुष्टि से सिर हिलाते हुए एक बार फिर ध्यानपूर्वक अपना काम जांचा। संरचना पूर्ण थी, पैटर्न सुचारू था। जो कुछ भी वहां होना चाहिए था वह वहां था। यद्यपि कुछ छोटी मोटी खामियां थीं, लेकिन वे सफेद जेड पर होने वाली मामूली खामियों की तरह थीं, महत्वपूर्ण नहीं। उसने खुद से भी बेहतर प्रदर्शन किया था और मुख्य बुजुर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरा था। नीले वस्त्रधारी शिष्य गर्व से भर गया। दूसरी ओर महुआ ने भी चित्र बनाना समाप्त कर लिया था और एक बार उसका निरीक्षण करने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह उनका पहली बार चित्रांकन था और यद्यपि उनकी लेखन तकनीक पर्याप्त कुशल नहीं थी, फिर भी उन्होंने अत्यंत सटीकता के साथ, लेकिन कलात्मक भावना की कमी के साथ, फॉर्मेशन डायग्राम के अनुसार ही चित्रांकन किया। इसमें कुछ कमी थी, लेकिन ये ठीक था। वह इसे प्रस्तुत करके देख सकता है। उन दोनों ने अपने अपने फॉर्मेशन सील कर दिए और अपने कागजात सौंप दिए। इसके बाद दोनों मुहरबंद संरचनाओं को मुख्य बुजुर्ग सहित 3 बुजुर्गों के सामने रखा गया। मुख्य बुजुर्ग ने श्री जुआंग की ओर देखा। श्री जुआंग ने कहा, कृपया देखिए। मुख्य बुजुर्ग ने सिर हिलाया और सबसे पहले अपने संप्रदाय के शिष्य द्वारा प्रस्तुत प्रारूप की जांच की। एक नज़र देखने के बाद ही वह आश्वस्त हो गया। अच्छी तरह से खींचा गया। जब वह इसे पढ़ा रहे थे, उससे भी बेहतर। उसने सचमुच बहुत प्रयास किया था। फिर उसने उत्सुकता से महुआ का फॉर्मेशन खोला, लेकिन एक नज़र देखने के बाद वह भौंचक्का हो गया। गठन कहाँ था? वहां केवल संरचना आरेख ही क्यों था? उसने उसे पलटा और पुनः आश्चर्यचकित रह गया। 2 समान संरचना आरेख। ध्यान से जांच करने पर मुख्य बुजुर्ग को एहसास हुआ कि उनमें से एक पर तो ताज़ा स्याही लगी थी, स्याही अलग थी, और हालांकि लिखावट बेहद बारीक थी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसे थे, बाल भर भी फर्क नहीं था, मानो एक ही सांचे से उकेरे गए हों। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे बस 2 ही संरचना आरेख हों। मुख्य बुजुर्ग के दिल में कंपन दौड़ गया। क्या युवा फॉर्मेशन मास्टर नमूना फॉर्मेशन आरेख के बिल्कुल समान फॉर्मेशन चित्रित कर सकता था? बेईमानी करना। लेकिन 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की उपस्थिति में वह धोखा कैसे दे सकता था? मुख्य बुजुर्ग ने पुनः ध्यानपूर्वक देखा और पूरी पुष्टि के बाद स्वीकार किया कि ये सटीक और सूक्ष्म नमूने वास्तव में युवा किसान द्वारा हाथ से बनाए गए थे। मुख्य बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और महुआ की ओर अधिक गंभीर दृष्टि से देखा। इस सीमा तक चित्र बनाने के लिए उसे इस संरचना का अनगिनत बार अभ्यास करना पड़ा होगा, और इस अस्पष्ट संरचना में इस स्तर की दक्षता प्राप्त करने में सक्षम होना। वह सचमुच श्री जुआंग का शिष्य बनने के योग्य था। उसके पास कुछ वास्तविक कौशल थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले क्या हुआ था और उसे अप्रसन्नता महसूस हुई। ये चालाक बच्चा, जो पहले फॉर्मेशन डायग्राम को घूर रहा था और इस समय ये दिखावा कर रहा था कि उसे ये सब पता ही नहीं है, क्या वह मेरे साथ खेल रहा था? मेरे साथ मजाक मत करो। कितना घटिया चरित्र है। यद्यपि वह प्रतिभाशाली है, फिर भी उसमें सद्गुणों का अभाव है। मुख्य एल्डर ने आंतरिक मूल्यांकन किया। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज महुआ के गठन को देखकर गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि इसे अत्यधिक सफाई के साथ सावधानीपूर्वक बनाया गया है, फिर भी इसमें आकर्षण की कमी है तथा इसमें शिल्पकार की झलक कुछ अधिक ही है। लेकिन इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा इतनी सटीकता के साथ इस हद तक चित्र बनाना अपने आप में बहुत सराहनीय है। कम से कम ये पंचतत्व संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा बनाए गए चित्रों से बेहतर है। फिर मुख्य बुजुर्ग ने इसकी तुलना नीले वस्त्र में शिष्य द्वारा पहले खींची गई भारी जल संरचना से की और हल्की सी आह भरी। यद्यपि उनके शिष्य ने अच्छा चित्र बनाया, परंतु वह केवल चित्र बनाना था। उनकी ब्रशवर्क में काफी खामियां थीं। जब तक तुलना नहीं की गई तब तक ये बहुत बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बार तुलना करने पर यह बात खरी नहीं उतरी। जब बात संरचनाओं की आती है तो अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। इतने सारे फॉर्मेशन मास्टर्स के सामने और विशेष रूप से श्री जुआंग के सामने मुख्य बुजुर्ग केवल ये स्वीकार कर सकते थे। ये दौर। मुख्य बुजुर्ग एक क्षण के लिए रुके, गहराई से सोचा और फिर अंततः उन्हें युवा फॉर्मेशन मास्टर का नाम याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि इस नाम को अनदेखा करना बहुत आसान है और याद रखना बहुत कठिन। उद्धरण चिन्ह ... महुआ थोड़ा बेहतर है। महुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई।
हालांकि नीले वस्त्र वाले शिष्य के चेहरे पर हार का भाव था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे हार गया और वास्तव में उससे कहाँ कमी रह गई। फॉर्मेशन तैयार करने और वार्म अप करने के बाद मुंह हुआ अब घबराया हुआ नहीं था। पहली जीत सफल रही, जिससे उसके मालिक को सम्मान मिला। इसके अलावा उन्होंने एक नया फॉर्मेशन सीखा था। हैवी वाटर फॉर्मेशन 5 तत्व संप्रदाय द्वारा प्रदान किया गया एक निःशुल्क पाठ था। मुंह हुआ मन ही मन बहुत प्रसन्न था और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए और भी अधिक उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। कृषकों से भरे चमकदार अमर शहर में मुंह हुआ एक ऊंची मेज पर झुक गया, अपने पैरों को झुलाते हुए और चमकती आंखों से पूछा, आगे क्या होगा? मुख्य बुजुर्ग की भौहें तन गईं, उन्हें मासूम और जीवंत मुंह हुआ से निकलता हल्का दबाव महसूस हुआ। उसकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं और कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने गंभीरता से कहा, ड्राइंग की गति। मुंह हुआ को आश्चर्य हुआ, फिर उसे समझ आ गया। यह इस बारे में है कि कौन तेजी से चित्र बना सकता है। फॉर्मेशन मास्टर की ड्राइंग की गति महत्वपूर्ण है। जितनी तेजी से संरचनाएं बनाई जाएंगी, उतनी ही ज्यादा संरचनाएं होंगी। ये गति बड़े पैमाने पर ताओ साधना परियोजनाओं के निर्माण, उत्पादन, ताओवादी सैनिकों के अभियानों, साधकों के बीच मौत तक की लड़ाइयों में मायने रखती है। किसी भी स्थिति में जिसमें संरचनाओं का अनुप्रयोग शामिल हो, फॉर्मेशन बनाने में 1 मिनट तेज होने का मतलब लाभ प्राप्त करना हो सकता है। विशेष रूप से जब फॉर्मेशन मास्टर्स टकराव में हो। यदि आपके प्रतिद्वंद्वी ने अपना फॉर्मेशन स्थापित करना समाप्त कर दिया है, जबकि आप अभी भी फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में लगे हुए हैं, तो जो फॉर्मेशन आपने पूरा नहीं किया है, वह केवल आपके अगले जीवन में ही तैयार किया जा सकता है। लेकिन ड्राइंग की गति की बात करें तो ये भी मुंह हुआ की ताकत है। स्वर ज्ञान जुए दिव्य इंद्रिय नियंत्रण को बढ़ाता है। टोंगक्सियन शहर में वापस आकर उन्होंने कलाकृति शोधन कार्यशाला और गोली शोधन कार्यशाला का निर्माण किया। साथ ही बाद में पंचतत्व वध दानव महान संरचना का निर्माण किया। ये सभी संरचनाएं लगभग अकेले ही उनके द्वारा बनाई गई थीं। अब तो उन्होंने आध्यात्मिक धुरी संरचना को भी समझ लिया है। चलो भी, मुंह हुआ ने उम्मीद से कहा। वह जानना चाहता था कि क्या पंचतत्व संप्रदाय उसे इस बार कोई भी संरचना निःशुल्क सीखने देगा। मुख्य बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दांत भींच लिए और हाथ हिलाया। सुनहरे वस्त्र पहने एक शिष्य भीड़ से बाहर आया और मुंह हुआ के सामने बैठ गया। दुबला पतला और लंबा, भौहों के कोनों पर ऊपर की ओर झुकाव के साथ, वह काफी घमंडी लग रहा था। गठन आरेख वितरित किए गए। मुंह हुआ ने एक नजर डाली और थोड़ा निराश महसूस किया। यह एक तीव्र स्वर्ण संरचना थी। उन्होंने पहले ही इस संरचना का अध्ययन कर लिया था। वह एक नया गठन मुफ्त में करने में कामयाब नहीं हुआ। मुंह हुआ को कुछ अफसोस हुआ। चूंकि वह इसे पहले ही सीख चुका था, इसलिए बर्बाद करने का कोई समय नहीं था, इसे जल्दी करना ही बेहतर था। जब मुख्य बुजुर्ग ने कहा, शुरू करो, तो मुंह हुआ और सोने के वस्त्र में शिष्य दोनों ने एक साथ चित्र बनाना शुरू कर दिया। सोने के वस्त्र पहने शिष्य बहुत तेज था। उनकी आध्यात्मिक जड़ विशेष थी, जो स्वर्ण आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी थी, और इसलिए वे किसी भी स्वर्ण श्रृंखला निर्माण विधि को बनाने में अत्यंत कुशल थे, तथा अन्य लोगों की तुलना में दोगुनी तेजी से। संपूर्ण पंचतत्व संप्रदाय में कोई भी शिष्य उनसे अधिक तेजी से स्वर्ण श्रृंखला निर्माण विधि नहीं बना सका। इसलिए मुख्य बुजुर्ग द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। स्वर्ण वस्त्र पहने शिष्य ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर जोश के साथ लिखा। लेकिन इससे पहले कि वह कई पैटर्न बना पाता, उसने एक कर्कश और थोड़ी अपरिपक्व आवाज सुनी। मेरा काम हो गया। स्वर्ण वस्त्र पहने शिष्य का हाथ कांप रहा था, जिससे ब्रश का स्ट्रोक कागज पर फैल गया और स्वर्ण स्याही की एक विस्तृत पट्टी फैल गई। लेकिन वह इस पर ध्यान देने में असमर्थ था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मुंह हुआ कुर्सी पर बैठा था, धीरे धीरे हिल रहा था और अपना काम सौंपने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। स्वर्ण वस्त्र पहने शिष्य को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कितना समय हो गया था और वह पहले ही खत्म हो चुका था। जब मुंह हुआ का पूरा किया हुआ स्वरूप सबके सामने रखा गया, तो मुख्य बुजुर्ग की अभिव्यक्ति और भी अधिक गंभीर हो गई। अंतिम विवरण तक ये वास्तव में शार्प गोल्ड फॉर्मेशन था। मुख्य बुजुर्ग को अविश्वास हुआ, और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता चू और उनके बगल में बैठे शेन परिवार के पुराने पूर्वज भी वास्तविकता में वापस नहीं आ सके। ये बहुत तेज था। उन्होंने केवल इतना देखा कि मुंह हुआ ने ब्रश उठाया, स्याही में डुबोया, स्ट्रोक लगाया और फिर एक सरसराहट की आवाज के साथ, जैसे कि खेल रहा हो, उसने कुछ ही गतियों में शार्प गोल्ड फॉर्मेशन का चित्रांकन पूरा कर दिया।
ये प्रथम श्रेणी की गठन विधि थी। क्या प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर इतनी जल्दी प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मेथड बना सकता है? क्या ये वास्तव में वह कौशल स्तर है जो प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के पास होना चाहिए? तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स एक लंबी चुप्पी में डूब गए, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ रहे। हालांकि मुहुआ को इंतजार करते करते थोड़ी ऊब हो रही थी और उसने पूछा, आगे क्या होगा? एक बार प्रतियोगिता समाप्त हो जाने पर वह अपने स्वामी को उसका गौरव पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता था, और फिर वह 13 धारियों के साथ अंतिम संरचना सीखने में सक्षम हो सकता था। तुलना करने के लिए और क्या है? मुहुआ की तीखी आवाज में सहजता थी। इस बार न केवल मुख्य बुजुर्ग बल्कि संप्रदाय नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भी कमरे में युवा क्यूई शोधन साधक से निकलने वाले दबाव को महसूस किया। काय करते मुख्य बुजुर्ग और 2 अन्य लोगों ने दिव्य इंद्रिय के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। हमारा पंचतत्व संप्रदाय पहले ही शुरुआती लड़ाइयां लड़ चुका है और लगातार 2 हार चुका है, इसलिए आगे लड़ाई जारी रखना उचित नहीं है। अब शेन परिवार से फॉर्मेशन मिस्टीरियस संप्रदाय और स्वर्ग के गर्वित पुत्र को अपना कौशल दिखाना होगा। मुख्य बुजुर्ग ने सूक्ष्मता से बात की। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के बुजुर्ग अच्छी तरह जानते थे कि वह क्या कहना चाह रहा था। पंचतत्व संप्रदाय के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। क्यूई शोधन शिष्यों में जो 2 पहले लड़े थे वे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी वे जूनियर फॉर्मेशन मास्टर द्वारा आसानी से पराजित हो गए। जब तक कि वे फाउंडेशन स्थापना प्रथम या द्वितीय श्रेणी के शिष्य को आगे आने की अनुमति नहीं देते। अन्यथा पंचतत्व संप्रदाय के किसी भी अन्य निम्न शिष्य को भेजने से केवल और अधिक शर्मिंदगी ही होगी। लेकिन किसी फाउंडेशन स्थापना अनुयायी को लड़ने के लिए कहना पूरी तरह से कमजोर और बेशर्म लोगों को धमकाना होगा। ऐसा कृत्य सार्वजनिक करना और भी शर्मनाक होगा। मुख्य बुजुर्ग निश्चिंत रहें, मैं हमेशा वही करता हूं जो मैं वादा करता हूं, संप्रदाय नेता चू ने सहजता के साथ कहा। इसके बाद मेरे फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट के एक शिष्य को इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से मिलवाएं। गठन रहस्यमय संप्रदाय 5 तत्व संप्रदाय के विपरीत था। जबकि पंचतत्व संप्रदाय का पतन हो रहा था, संरचना रहस्यमय संप्रदाय धीरे धीरे फल फूल रहा था। संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों में ऐसी प्रतिभाएं थीं जो मेरी युवावस्था से भी अधिक थीं। संप्रदाय के नेता चू ने मुहुआ की ओर देखा, जो बड़े हॉल में आराम से बैठे थे, और धीरे से कहा, युवा भाई, चलो प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन विधि के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक प्रथम श्रेणी की प्रशिक्षण पद्धति। मुहुआ हैरान था, क्या हम पहले से ही उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे? इस बार बात यह नहीं है कि कौन बेहतर या तेज चित्र बनाता है, बात यह है कि कौन अधिक कठिन चित्र बनाता है। संप्रदाय के नेता चू की आंखों में एक तेज चमक आ गई। मैं रहस्यमय संप्रदाय के गठन से एक शिष्य को भेजूंगा। तुम में से हर एक गठन बनाएगा। जिसका गठन ज्यादा कठिन होगा, जिसके लिए प्रबल दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी और जिसमें ज्यादा गठन पैटर्न होंगे, वही विजेता होगा। मुहुआ ने सिर हिलाया, कौन होगा? भीड़ के बीच एक 5 तत्व संप्रदाय ताओवादी वस्त्र पहने हुए एक रहस्यमय संप्रदाय शिष्य आगे बढ़ा। उनकी पिछली साजिश ये थी कि प्रतिभाशाली फॉर्मेशन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता के लिए 5 तत्व संप्रदाय के शिष्य होने का नाटक करने दिया जाए। लेकिन अब जबकि श्री ज्वांग ने उनका पर्दाफाश कर दिया है और वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरें पैनी हैं, तो इस नाटक को जारी रखना केवल आत्मभ्रामक और हास्यास्पद होगा। प्रतिभा से परिपूर्ण इस शिष्य ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, मैं चू जुवान हूं, फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट का प्रत्यक्ष शिष्य। मुहुआ ने भी अपने छोटे हाथों को कप के आकार में करके कहा, मुहुआ। फिर यह महसूस करते हुए कि बिना उपाधि जोड़े वह कुछ भव्यता खो रहे थे, उन्होंने आगे कहा, मेरे गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य। उन्होंने सोचा कि यह बयान काफी प्रभावशाली था, फिर भी चू जुवान को वह कुछ बचकाना लगा और वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बाद दोनों ने ड्राइंग फॉर्मेशन शुरू कर दिया। चू जुवान ने अपने प्रहारों में आत्मविश्वास दिखाया, मानो वही ईश्वर से प्रेरित हो। लेकिन मुहुआ विचारों में उलझा हुआ था। कठिनाई पर प्रतिस्पर्धा, तो फिर उसे अपने फॉर्मेशन के लिए किस स्तर की कठिनाई चुननी चाहिए? क्या ये 9 पैटर्न वाला उल्टा स्पिरिट फॉर्मेशन होना चाहिए, 11 पैटर्न वाला मोटी पृथ्वी फॉर्मेशन होना चाहिए, या 12 पैटर्न वाला आध्यात्मिक धुरी फॉर्मेशन होना चाहिए? यदि ये थोड़ा कठिन हुआ तो वह शायद जीत न सके। हालांकि यदि यह बहुत कठिन है तो ये बहुत दिखावटी भी हो सकता है। बेहतर है कि अपनी असली ताकत को छुपा कर रखा जाए।
मो हुआ ने सावधानी से चू शुआन का आकलन किया, ये सोचकर कि जीतने के लिए उसे बस थोड़ा ज्यादा मुश्किल फॉर्मेशन बनाना होगा। चू शुआन काफी विनम्र लग रहा था, उसकी वाणी और व्यवहार भी काफी अच्छा था। थोड़ा और कठिन, थोड़ा सा जीतो, उसे कुछ सम्मान दो। यदि यह काफी अधिक कठिन है तो इससे उनके बीच बहुत अधिक अंतर दिखाई देगा, जिसे अशिष्टता के रूप में देखा जा सकता है। मो हुआ अपने विचार विमर्श में विचारशील और विचारशील थे, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि वह किस प्रकार की संरचना बना सकता है। कुछ सोचने के बाद मो हुआ की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह इसकी गणना कर सकता था। आखिरकार हर कोई अपना चित्र बना रहा था, इसलिए कुछ बार चुपके से देख लेना धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा। मो हुआ ने चू जुवान पर एक नजर डाली, अपनी दिव्य इंद्री को थोड़ा सक्रिय किया, कुछ गणना की और फिर उसे समझ आ गया। यद्यपि वह नहीं जानता था कि चू शुआन कौन सी संरचना बना रहा था, उसने आध्यात्मिक शक्ति के प्रक्षेप पथ से यह अनुमान लगाया कि यह संभवतः 9 पैटर्न से ऊपर और 10 पैटर्न के बहुत करीब थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वहां नहीं पहुंची थी। इसमें अल्टीमेट फॉर्मेशन के स्वाद का संकेत था, लेकिन सिर्फ एक संकेत। मो हुआ, जो प्रतिदिन अल्टीमेट फॉर्मेशंस बनाता था, उनके सार के प्रति बहुत संवेदनशील था। चू जुवान नामक ये शिष्य एक परम संरचना के बहुत करीब एक संरचना बना रहा था, लेकिन वास्तव में वह संरचना नहीं थी। हालांकि यह अभी भी बहुत प्रभावशाली था। यह मो हुआ द्वारा देखे गए सबसे प्रतिभाशाली प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक था। ऐसे फॉर्मेशन मास्टर को अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उसकी कठोर आलोचना की जानी चाहिए। युवा मो हुआ ने प्रतिभा के प्रति सराहना की भावना महसूस की और थोड़ा सिर हिलाया तथा अपना स्वयं का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। भव्य हॉल के ऊपर मुख्य बुजुर्ग ने कुछ आश्चर्य के साथ चू जुवान को देखा। क्या ये सूखी लकड़ी को पुनर्जीवित करने वाला स्प्रिंग फॉर्मेशन है? संप्रदाय नेता चू ने सिर हिलाया। वास्तव में सूखी लकड़ी को पुनर्जीवित करने वाला वसंत स्वरूप, क्या यह आपके स्वरूप रहस्यमय संप्रदाय का वंशानुगत 10 पैटर्न वाला अंतिम स्वरूप नहीं है? शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाईं। संप्रदाय के नेता चू ने आह भरी, वंशानुगत एक परम संरचना है, लेकिन इस बच्चे चू जुवान की ड्राइंग को एक के रूप में नहीं गिना जाता है। वह रुके, फिर शांति से समझाया। 10 पैटर्न वाली संरचना सीखने के लिए फाउंडेशन स्थापना दिव्य भावना की आवश्यकता होती है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में कहानियों का अनुभव करें, लेकिन क्यूई शोधन शिष्य के पास आधार स्थापना दिव्य ज्ञान नहीं होता है और इसलिए वह इसे बिल्कुल नहीं सीख सकता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग इस परम गठन को सरल बनाने के लिए समर्पित रूप से शोध कर रहे हैं ताकि क्यूई शोधन शिष्य भी इसे सीख सकें। संप्रदाय के नेताओं की 4 पीढ़ियों के अथक प्रयासों के बाद मेरी पीढ़ी को अंततः कुछ परिणाम देखने को मिले हैं। संप्रदाय के नेता चू ने विनम्रता से बात की, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व छिपा नहीं था। वह स्पष्ट रूप से अपने आप से बहुत प्रसन्न थे। अब हालांकि इस संरचना की प्रभावशीलता थोड़ी कम हो गई है, फिर भी ये परम संरचना के बहुत करीब है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूई शोधन शिष्य वास्तव में इसे सीख सकते हैं। बात बस इतनी है कि इसके लिए आवश्यक दिव्य भावना अत्यंत उच्च है, जो औसत 10 पैटर्न वाले गठन की मांगों से कहीं अधिक है, और कठिनाई भी अत्यधिक है। संप्रदाय के नेता चू ने चिंतन में अपनी दाढ़ी को सहलाया। यद्यपि वह विनम्रता से बोल रहा था, फिर भी सभी देख सकते थे कि वह शेखी बघार रहा था। लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, हालांकि यह स्पष्ट था। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। मुख्य बुजुर्ग ईर्ष्यालु, जलनशील और थोड़ा निराश था। बैकवोट फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट में फॉर्मेशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। हालांकि पंचतत्व संप्रदाय पीढ़ी दर पीढ़ी पतन की ओर अग्रसर था। संरचनाओं की उपेक्षा, मात्र मिट्टी और लकड़ी पर संप्रदाय का निर्माण, इसकी समृद्धि क्षीण होती जा रही थी। ये जल्द या बाद में लुप्त हो जाएगा। साथ ही उसे कुछ राहत भी महसूस हुई। एक क्यूई शोधन साधक, एक जटिल संरचना जो परम संरचना के बहुत करीब है, 9 चोटियों वाले पैटर्न के साथ एक प्रथम श्रेणी की संरचना, और क्यूई शोधन के क्षेत्र में किसी के लिए दिव्य भावना की सीमा। इस प्रतियोगिता को जीतने की संभावना बहुत अधिक थी। पंचतत्व संप्रदाय की विरासत को आखिरकार संरक्षित किया जा सकता है। शीर्ष पर बैठे तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स के अपने अपने विचार थे। श्री जुआंग का रवैया शांत था, उसमें जरा सी भी हलचल नहीं थी। भव्य हॉल के केंद्र में मो हुआ और एक अन्य व्यक्ति अपनी अपनी आकृतियां चित्रित कर रहे थे। अज्ञात समय बीत जाने के बाद दोनों ने लगभग एक साथ ही अपनी अपनी चित्रकारी पूरी की, उन्हें सील किया और सौंप दिया।
मुख्य बुजुर्ग ने सबसे पहले चू जुवान द्वारा बनाई गई सूखी लकड़ी से पुनर्जीवित होने वाली वसंत संरचना को देखा। उनकी अभिव्यक्ति भावुकता और विस्मय से भरी थी। यह एक छद्म परम संरचना थी, एक जटिल संरचना जो लगभग परम संरचना के स्तर पर है। ये क्यूई शोधन साधक के लिए एक सीढ़ी थी जो ग्रेड से परे के सोपानों को छूकर परम गठन तक पहुंचती थी। स्वाभाविक रूप से जिस साधक ने ये संरचना बनाई थी वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन इस संरचना को उपयोग के लिए सरल बना पाना संरचना में एक संप्रदाय की आधारभूत शक्ति का सच्चा प्रतिबिंब था। हालांकि इनका वर्तमान पंचतत्व संप्रदाय से अब कोई लेना देना नहीं था। मुख्य बुजुर्ग ने आह भरी, फिर तुरंत मोहुआ द्वारा खींची गई पंक्ति की ओर मुड़े। एक नजर डालने के बाद उनके हाथ अनायास ही कांप उठे। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने मुख्य बुजुर्ग के असामान्य व्यवहार को देखा और उनकी भी नजर उस पर पड़ी। उनकी निगाहें उसके आश्चर्यचकित चेहरे से हटकर उसके हाथों में बनी संरचना पर गईं, जिससे उनके दिल कांप उठे और उनकी भौहें गुस्से से तड़क उठीं। 10 पैटर्न, एक परम गठन। क्या ये युवा लड़का वास्तव में एक अल्टीमेट फॉर्मेशन बना सकता है? और यह कोई सरलीकृत अंतिम संरचना नहीं थी, ये वास्तविक सौदा था। एक भी पंक्ति गलत नहीं थी, एक अंतिम संरचना जिसमें 10 संरचना पैटर्न शामिल थे। उन तीनों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। क्या ये एक परम संरचना है? 10 पैटर्न के साथ प्रथम श्रेणी निस्संदेह एक परम संरचना। किस प्रकार का अंतिम गठन? संप्रदाय के नेता चू ने भौहें चढ़ाईं। हमारे गठन रहस्यमय संप्रदाय के पास इस तरह की विरासत नहीं है, मैं इसे पहचान नहीं सकता। शेन परिवार के मुख्य बुजुर्ग और पुराने पूर्वज भी हैरान थे। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने दिव्य भाव से संदेश दिया, उनकी आवाज कांप रही थी। 10 नमूनों वाली प्रथम श्रेणी की संरचना बनाने में सक्षम होने का क्या यह अर्थ नहीं है कि इस युवा के पास केवल क्यूई शोधन साधना होने के बावजूद आधार स्थापना दिव्य भावना है? संप्रदाय नेता चू बहुत चौंक गया। साधना पथ में बहुत सी सीमाएं हैं। एक क्यूई शोधक साधक आध्यात्मिक शक्ति के लिए क्यूई को परिष्कृत करता है, दिव्य भावना के लिए क्यूई को ठोस बनाता है। ये स्वर्गीयताओं के बंधन है। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने कभी भी किसी क्यूई शोधन साधक को आधार स्थापना चरण में दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं देखा था। अधिक से अधिक उसने इसके बारे में केवल सुना था, और यह एक प्रकार की अफवाह थी जो किंवदंती के करीब थी। कुछ क्षण विचार करने के बाद मुख्य बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं। ऐसा कैसे? संप्रदाय नेता चू ने पूछा। मुख्य बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, क्यूई शोधन का क्षेत्र, नींव स्थापना की दिव्य भावना, यह इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ तक कि पिछले वर्षों के श्री जुआंग भी अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ दिव्य भावना में कभी सफल नहीं हो पाए। मुझे लगता है ये युवा साधक 10 पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी की संरचना बना सकता है, क्योंकि श्री जुआंग की तरह उसने भी यह विरासत में सीखा है। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ये पूछे बिना नहीं रह सके, कौन सी विरासत? मुख्य बुजुर्ग की निगाहें गंभीर हो गईं। जन्मजात संरचनाओं की सर्वोच्च विरासत जो संरचनाओं के सभी मूल को एकीकृत कर सकती है। एक को समझना उन सभी को समझना है। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज दोनों हौंफने लगे। मुख्य बुजुर्ग का दिल भी बैठ गया। उसने गलत अनुमान लगाया था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। उसने पहले सोचा था कि यह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर महज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे श्री जुआंग ने मंच तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया था, और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के रूप में भी उसकी ताकत कुछ हद तक मजबूत थी और श्री जुआंग द्वारा उसे बहुत अधिक महत्व भी नहीं दिया गया होगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को फॉर्मेशन में गहरी महारत हासिल थी। फॉर्मेशन कला में उनकी ताकत बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि उसे श्री जुआंग द्वारा जन्मजात संरचनाओं की रूढ़िवादी और सर्वोच्च विरासत सिखाई गई होगी। इससे पता चला कि यह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर श्री जुआंग का अत्यधिक पसंदीदा था, और यह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर केवल सबसे कनिष्ठ शिष्य था। उसके ऊपर वरिष्ठ भाई और बहन की जोड़ी थी। यदि वह 10 पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी की संरचना बना सकता है, तो उसके बड़े भाई और बहन के बारे में क्या? क्या वे 11 पैटर्न बना सकते थे या फिर 12 पैटर्न? मुख्य बुजुर्ग को पसीना आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री जुआंग इतने घमंडी थे। सचमुच उसके पास अहंकार करने की क्षमता थी। नीचे बैठे मोहुआ ने उनकी झिझक देखकर पूछा, कैसा है? मुख्य बुजुर्ग का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। उनकी आवाज में कड़वाहट थी।
चू जुवान की बनाई संरचना, सूखी लकड़ी से पुनर्जीवित होने वाली स्प्रिंग संरचना, 9 पैटर्न के साथ प्रथम श्रेणी की एक चोटी। मो हुआ की बनाई संरचना, 10 पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी की। मो हुआ जीतता है 10 पैटर्न के साथ प्रथम श्रेणी। चू जुवान, जिसने सोचा था कि जीत उसकी मुट्ठी में है, तुरंत खड़ा हो गया और मो हुआ को अविश्वास से देखने लगा। अन्य शिष्य भी चर्चा में मग्न थे। क्या प्रथम श्रेणी में केवल 9 पैटर्न नहीं होते तो 10 पैटर्न से कोई संरचना कैसे हो सकती है? तुम्हें ये भी नहीं पता। आप अवश्य ही पंचतत्व संप्रदाय से होंगे। सीखने की संरचना भूल जाओ। 10 पैटर्न वाला प्रथम ग्रेड एक परम संरचना है, एक असाधारण संरचना जो आमतौर पर अप्राप्य है। लेकिन क्या वह सिर्फ क्यों ही परिष्कृत नहीं है, वह 10 पैटर्न संरचना कैसे सीख सकता है? मुझे कैसे पता होगा? तुम जाकर क्यों नहीं पूछते? एक शिष्य फुसफुसाया, क्या तुमने मुख्य बुजुर्ग का चेहरा नहीं देखा? वह सूअर के गुर्दे जैसा लग रहा था, जाहिर है वह खुश नहीं है। इस समय कौन पूछने की हिम्मत करेगा और उसे भड़काने का जोखिम उठाएगा? अब तुम मृत मांस हो। मुख्य बुजुर्ग एक गोल्डन कोर है, उसने सुना होगा कि तुमने क्या कहा। शिष्य का चेहरा सफेद पड़ गया, उसने अपना चेहरा आस्तीन से ढक लिया, यह आशा करते हुए कि मुख्य बुजुर्ग उसे नहीं देखेंगे। चू जुवान भावनाओं से अभिभूत था, उसके चेहरे पर हार और अनिच्छा दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत में उसने एक आह भरी अपने चेहरे पर से गर्व को हटा दिया और सम्मानपूर्वक मो हुआ को झुककर प्रणाम किया। मो हुआ ने भी मन ही मन सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये चू जुवान, उसका स्वभाव अच्छा था, वास्तव में उसमें शिल्प करने की क्षमता थी। फॉर्मेशन पवेलियन में कुछ शोर के बीच और थोड़ी देर बाद जब चीजें थोड़ी शांत हो गईं, मो हुआ ने आत्मा मंथन करते हुए पूछताछ शुरू की। आगे क्या होगा? किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हॉल में उपस्थित सभी शिष्यों ने अपने ऊपर बैठे 3 गोल्डन कोर एल्डर्स की ओर देखा। तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को कम आंका था। उनकी प्रारंभिक योजना इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से निपटने के लिए एक परीक्षण के रूप में पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों का उपयोग करना था। फिर फॉर्मेशन मिस्टीरियस सेक्ट और शेन परिवार अपने प्रतिभाशाली शिष्यों को भाई और बहन को संभालने के लिए भेजेंगे जो चमकदार ड्रैगन और उज्ज्वल फीनिक्स की तरह थे। लेकिन अब वे इस परीक्षण जल्द जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से पराजित होने के करीब थे। चाहे ये स्वाभाविक रूप से मजबूत दिव्य भावना के कारण हो या संरचनाओं की कला में विरासत के कारण, ये जूनियर संरचना मास्टर एक कठिन समस्या थी। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने एक संदेश भेजा, हमें क्या करना चाहिए? मुख्य बुजुर्ग की नजरें बदल गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, इस समय ये प्रतियोगिता केवल एक संप्रदाय की हानि या लाभ के बारे में नहीं है, यह एक पूरे राज्य की सीमा के सम्मान और अपमान के बारे में है। हमारे दाली पर्वत राज्य की सीमा में संरचना प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में हैं। अगर हम इस जूनियर संरचना मास्टर को हराने में भी असफल रहे तो क्या ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी नहीं होगी? संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने भौहें चढ़ाईं। मुख्य बुजुर्ग ने जो कहा वह जानबूझकर उन्हें इसमें घसीटने के लिए भय उत्पन्न करने वाला था, लेकिन वे इससे इनकार भी नहीं कर सके। ये वास्तव में तथ्य था। हालांकि संप्रदाय नेता चू को संदेह था, भले ही हम इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के खिलाफ जीत जाएं, फिर भी उसके वरिष्ठ भाई बहन हैं। अन्यथा मुख्य बुजुर्ग की आंखों में एक विचार कौंधा, मुझे संदेह है कि यह मिस्टर जुआंग शायद झांसा दे रहा है। इस युवा किसान में पहले से ही अद्भुत प्रतिभा है। ऐसे प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर्स कोई साधारण गोभी नहीं है, वे कहीं भी नहीं मिल सकते। भले ही उसके वरिष्ठ भाई बहन उससे अधिक शक्तिशाली हो, मेरा अनुमान है कि वे उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। संप्रदाय के नेता चू और शेन परिवार के पुराने पूर्वज दोनों ने सिर हिलाया। इस तरह से कहें तो ये बात सचमुच कुछ अर्थ रखती है। एक बार धनुष खींच लिया जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। इस मोड़ पर उन्हें हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही था। प्रथम श्रेणी के अल्टीमेट फॉर्मेशन में सक्षम होने का मतलब है कि प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन के दायरे में नींव बेहद गहरी होनी चाहिए। हमारी ओर से आगे कोई भी परीक्षण हमें जीतने का कोई मौका नहीं देगा। हमारी कई पूर्व व्यवस्थाएं अब निरर्थक हो चुकी हैं। हम केवल कुछ और अपरंपरागत तरीकों से ही परीक्षण कर सकते हैं। दिव्य इंद्रिय संचरण के माध्यम से चर्चा करने के बाद मुख्य बुजुर्ग ने मो हुआ को संबोधित किया। जूनियर जेंटलमैन। उनके संबोधन का तरीका भी कुछ हद तक अधिक सम्मानजनक हो गया।
क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का अंतिम स्वरूप तैयार करने में सक्षम होने के कारण वह श्री जुआंग की तरह ही सज्जन की उपाधि के हकदार थे। क्या आप जानते हैं कि संरचनाओं को कैसे समझा जाए? मुख्य बुजुर्ग ने पूछा। मो हुआ ने सिर हिलाया, कुछ हद तक। संप्रदाय नेता चू ने सिर हिलाया। तभी एक और शिष्य भीड़ में से आगे आया और मुट्ठी बांधकर सलामी देते हुए बोला, जूनियर चूहे, फॉर्मेशन कला में औसत दर्जे की उपलब्धियां रखता हूं, लेकिन फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का शौक रखता हूं। मेरे पास थोड़ी बहुत अंतर्दृष्टि है, हालांकि मेरे कौशल परिष्कृत नहीं है। मैं इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से मार्गदर्शन मांगना चाहूंगा। वास्तव में फॉर्मेशन स्पष्टीकरण फॉर्मेशन के भीतर एक विशिष्ट कला है। कुलीन कुलों या संप्रदाय के शिष्यों के वंशजों के अलावा जिन्हें संरचना विधियां विरासत में मिली हैं, कुछ ही संरचना मास्टर संरचना स्पष्टीकरण का अध्ययन करने में समय बिताते हैं। अधिकांश साधक संरचनाओं को समझाने के बजाय उन्हें तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी संरचना को तोड़ना शोरगुल भरा लेकिन सीधा काम है, जबकि संरचना की व्याख्या करना विवेकपूर्ण लेकिन जटिल और गहन काम है। हालांकि मो हुआ फॉर्मेशन स्पष्टीकरण में बहुत निपुण था और इसे अक्सर इस्तेमाल करता था, इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर चुका था। उन्हें यह भी याद था कि श्री जुआंग ने क्या कहा था। श्री जुआंग ने कहा था कि फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए बुद्धिमत्ता बढ़ाने और पुनर्निर्माण का एक तरीका है जो कठिन और विशिष्ट है और जिसमें सीखने वाले कम ही होते हैं। अब मो हुआ को पता था कि श्री जुआंग ने जिसे बुद्धिमत्ता बढ़ाना और मनोरंजन कहा था, वह निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा कि आम लोग मानते हैं। सच तो यह है कि फॉर्मेशन स्पष्टीकरण में निपुण फॉर्मेशन मास्टर्स फीनिक्स पंख और किलिन सीन की तरह दुर्लभ हैं। मुख्य बुजुर्ग द्वारा की गई परीक्षा भी अत्यंत सरल थी। यौगिक गठन की व्याख्या करें। देखें कि कौन इसे सही करता है और कौन इसे तेजी से करता है। मो हुआ को कंपाउंड फॉर्मेशन को देखकर कुछ उत्साहहीनता महसूस हुई। ये वास्तव में बहुत सरल था। ये केवल एक संयुक्त संरचना थी जिसमें 3 एकल संरचनाएं शामिल थीं, जिनमें से केवल एक 9 पैटर्न संरचना थी, जबकि अन्य 7 पैटर्न और 8 पैटर्न संरचना थीं। ये तो एपेटाइजर के रूप में भी योग्य नहीं था। मो हुआ ने ऊपर देखा। फॉर्मेशन मंडप में बहुत सारे शिष्यों की भीड़ थी। ये प्रतियोगिता जारी रही, कौन जानता था कि यह कब समाप्त होगी। इसे एक बार फिर शीघ्रतापूर्वक हल करने की आवश्यकता थी। तो जब चूहे नाम का वह शिष्य अभी भी पहला स्वरूप समझा रहा था, मो हुआ ने तेजी और सहजता से अपनी व्याख्या पूरी कर ली थी। फिर उसने सहजता से कहा, मेरा काम हो गया। मुख्य बुजुर्ग और बाकी लोग एक बार फिर चौंक गए। अब तक उनके दिल कुछ सुन्न हो चुके थे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और जाने। मो हुआ ने निस्संदेह फॉर्मेशन स्पष्टीकरण जीत लिया था। मो हुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, बस मेरे पास आओ और जल्दी करो। मेरे पास समय कम है। वह 5 तत्वों की आत्मा संरचना सीखने और फिर फाउंडेशन स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्सुक थे। उनके शब्द काफी अहंकारपूर्ण लग रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग क्रोधित थे। जल्द ही जो शिष्य संतुष्ट नहीं थे, वे मो हुआ को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। फिर भी चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे जल्दी ही हार गए। जब बात सिर्फ फॉर्मेशन की आती थी, तो वहां मौजूद कोई भी प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वहां उपस्थित सभी लोगों का क्रोध समाप्त हो गया तथा उसकी जगह केवल गंभीरता आ गई। उनके दिलों में घबराहट की लहर दौड़ गई। वह संरचनाएं बनाने में कुशल थे, इसमें तेज थे, प्रथम श्रेणी के अंतिम संरचनाओं को जानते थे तथा संरचना की व्याख्या करने में विशेषज्ञ थे। उन्हें तो दोषरहित भी माना जा सकता है। दाली पर्वत राज्य की सीमा में चारों ओर से फॉर्मेशन मास्टर्स के शिष्य एकत्र हुए, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कोई भी इस युवा साधक को हरा नहीं सका। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने अब अपनी सलाह नहीं मानी और निर्देश दिया। शेन वेन, एक शिष्य बाहर खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह बहुत समय से खुद को रोके हुए था। मैं गणना में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। मुख्य बुजुर्ग को बहुत आश्चर्य हुआ और संप्रदाय नेता चू भी हिल गया। यहां तक कि श्री जुआंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। शेन परिवार के पुराने पूर्वज ने गहरी सांस ली। यह उसका तुरुप का पत्ता था जिसे वह छिपाए रखना चाहता था। मूलतः वह इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। शेन वेन उनके परपोते थे जो जन्म से ही तीव्र दिव्य ज्ञान और सूक्ष्म विचारों के साथ पैदा हुए थे। संयोगवश उन्हें एक महान निर्माण गुरु ने दिव्य ज्ञान गणना पद्धति सिखाई थी। महान फॉर्मेशन मास्टर ने उसे निर्देश दिया था कि फॉर्मेशन गणना एक गोपनीयता का विषय है,
जिसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, और उसे सावधान रहना चाहिए कि कोई भी जानकारी लीक न हो। इस प्रकार उसने हमेशा अपने होंठ बंद रखे थे। लेकिन अब उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास इसे प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गणना ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर, जो स्वयं एक उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है, इस फॉर्मेशन ज्ञान से अनभिज्ञ था। शायद ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर अंततः शेन परिवार के पुराने पूर्वज के विचार बीच में ही टूट गए जब उन्होंने मुहुआ को सहजता से कहते सुना। ठीक है, शेन परिवार के पुराने पूर्वज का हाल ही में शांत हुआ हृदय पुनः तनाव से भर गया। बिल्कुल नहीं, क्या तुम यह बालक दिव्य इंद्रिय गणना भी जानते हो? इस प्रकार शेन परिवार के पुराने पूर्वज को जल्दी ही पता चल गया कि मुहुआ न केवल इसे जानता था, बल्कि उसने शांत और सहज व्यवहार के साथ गणना भी शीघ्रता और सटीकता से की थी। दोनों एक साथ एक संरचना की आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ की गणना कर रहे थे। जैसे ही शेन ने अपनी गणना शुरू की, मुहुआ ने पहले ही गणना समाप्त कर दी थी। शेन शीघ्रता से और पूरी तरह से पराजित हो गया, उसके चेहरे पर आत्मा की पूर्ण क्षति थी। इसी तरह मुहुआ ने फिर पूछना शुरू किया, क्या प्रतिस्पर्धा करने के लिए और कुछ है? पूरे स्थान पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को भी बोलते न देख मुहुआ ने अपना प्रश्न बदल दिया, कोई और है? सभी शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। यहां तक कि 3 गोल्डन कोर एल्डर भी इतने सदमे में थे कि बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो एक भव्य आयोजन होना था वह इतनी जल्दी संपन्न हो जाएगा। ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर केवल डेस्क पर चुपचाप बैठा हुआ एक अभेद्य द्वार बन गया, जिसके विरुद्ध कोई भी जीत नहीं सका, जिसने वास्तव में पूरे राज्य की सीमा के सभी प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर्स को पराजित कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले श्री जुआंग ने किया था। नहीं, कुछ मतभेद थे। मुख्य बुजुर्ग की दर्दनाक यादें एक के बाद एक सामने आईं। उन दिनों श्री जुआंग एक तेज तलवार की तरह थे जो सबके सामने खुली हुई थी, जिसे वे सीधे नहीं देख सकते थे। लेकिन इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर का उपनाम मोह था। उसके पास एक आरक्षित किनारा, एक अनुकूल स्वभाव था, जैसे कि स्वाभाविक रूप से बना हुआ बिना कटा हुआ जैल। वह सचमुच एक दुष्ट राक्षस था। फॉर्मेशन मंडप काफी देर तक शांत रहा और शिष्यों के बीच एक अजीब सी शांति छा गई। 3 गोल्डन कोर एल्डर्स भी नुकसान में थे। एक अनंत काल के बाद श्री जुआंग धीरे से खड़े हुए और उदासीनता से बोले, क्या हमने प्रतिस्पर्धा करना समाप्त कर दिया है? मुख्य बुजुर्ग का दिल कांप उठा, लेकिन वह जवाब देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सके। श्री जुआंग ने उसे देखा और निर्विवाद स्वर में कहा, विजेता का फैसला हो गया है। कल हम 5 तत्वों की सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेशन सीखने के लिए फॉर्मेशन पवेलियन में आएंगे। ताओ चर्चा बैठक समाप्त हो गई थी। मुहुआ ने सभी 4 कोनों पर अपना दबदबा कायम रखा था। 5 तत्व संप्रदाय पूरी तरह से पराजित हो गया। श्री जुआंग ने फॉर्मेशन पवेलियन को अपने सामान्य शांत स्वभाव के साथ छोड़ा। उनके चेहरे पर एकांत गर्व और शांत लापरवाही का भाव था। ऐसा लग रहा था कि इतना छोटा सा दृश्य उनके भावनात्मक निवेश के लायक नहीं था। लेकिन मुहुआ श्री जुआंग को अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अंदर से बहुत प्रसन्न थे। श्री जुआंग की खुशी से मुहुआ को भी लगा कि यात्रा व्यर्थ नहीं गई, और वह श्री जुआंग के पीछे गर्व से खड़ा होने से खुद को नहीं रोक सका। अपने कनिष्ठ साथी शिष्य को प्रसिद्धि प्राप्त करते देख बाई जिशिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गौरव झलक रहा था। बाई जिक्सी ने भी मुहुआ की ओर देखा। उसकी आंखें पानी की तरह लहरा रही थीं, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। गुरु और शिष्य फॉर्मेशन मंडप छोड़कर अपने आवास पर लौट आए। श्री जूंग ने तब मुहुआ की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मास्टर की उत्कृष्ट शिक्षा का परिणाम है। श्री जुआंग को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। एक आज्ञाकारी शिष्य होने से सचमुच फर्क पड़ा। श्री जुआंग ने आगे कहा, आज आराम करो और कल तुम पंचतत्व आत्मा निर्माण सीखना शुरू करोगे। हाँ, मुहुआ ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह थोड़ा चिंतित लग रहा था। गुरु, क्या पंचतत्व संप्रदाय मुझे पंचतत्व आत्मा निर्माण सीखने की अनुमति देगा? मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ नई कहानियों का अनुभव करें। श्री जुआंग की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। 5 तत्व संप्रदाय के पूर्वजों की विरासत को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें पहले ही पर्याप्त सम्मान दे दिया है। नियम उन्होंने ही तय किए थे, परीक्षा के प्रश्न भी उन्होंने ही तैयार किए थे, और उन्हें बाहरी मदद लेने की भी अनुमति थी। फिर भी वे पूरी तरह से हार गए। यदि वे अब भी टालमटोल करते हैं और अतीत के वादों का सम्मान नहीं करते हैं,
तो वे अतीत के स्नेह की अवहेलना करने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मोहुआ को आश्वस्ति तो मिली, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं थीं। अगर वे मुझे सीखने भी देंगे तो भी वे संभवतः बाधाएं उत्पन्न करेंगे, है ना? श्री जुआंग ने सिर हिलाया। यह अपेक्षित है, लेकिन ऐसी धूर्त रणनीतियां तब तक सहनीय हैं जब तक वे अत्यधिक न हो, अन्यथा मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। श्री जुआंग ने मोहुआ की ओर देखा और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। भविष्य में आपको ऐसी छोटी मोटी योजनाओं का सामना अक्सर करना पड़ेगा, उनसे स्वयं निपटना सीखें। मोहुआ ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी। श्री जुआंग थोड़े थके हुए लग रहे थे और उन्होंने कुछ देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें खोला और आगे बोले। कल आप और आपके साथी भाई बहन एक साथ फॉर्मेशन पवेलियन में जाएंगे और देखेंगे कि क्या आप 5 तत्वों की आत्मा फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। श्री जुआंग ने अपनी बात समाप्त करने के बाद बाई जिशिंग और बाई जिक्सी को भी संबोधित किया। मोहुआ की दिव्य समझ 13 पट्टियों वाली संरचना सीखने के लिए पर्याप्त है। जहां तक तुम दोनों का प्रश्न है, चूंकि तुम्हारी दिव्य इंद्रियां पर्याप्त नहीं है, इसलिए जो विधि मैंने तुम्हें सिखाई है उसका प्रयोग करके देखो। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी ने सम्मानपूर्वक सहमति में सिर हिलाया। मोहुआ की अभिव्यक्ति धीरे से बदल गई। वह बोलने में झिझक रहा था, लेकिन अंत में वह चुप रहा। हालांकि श्री जुआंग ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। अपने शिष्यों को सलाह देने के बाद श्री जुआंग रुके, फिर मोहुआ को वापस बुलाया क्योंकि वे जाने वाले थे। मोहुआ, जो दहलीज पर पहुंच गया था, हैरान होकर पीछे मुड़ा। जी मास्टर। श्री जुआंग ने उसे पास आने का इशारा किया। मोहुआ मिस्टर जून के पास गया। एक क्षण की चुप्पी के बाद श्री जुआंग ने पूछा, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोहुआ थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया। श्री जुआंग की निगाहें नर्म पड़ गईं, मानो मोहुआ के विचारों को भेद रही हो, और उन्होंने धीरे से कहा, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ये जानते हुए कि वह श्री जुआंग से छिप नहीं सकता, मोहुआ ने अपनी जिज्ञासा को और नहीं छिपाया और धीरे से पूछा, गुरुजी, आपने मेरे बड़े भाई बहनों को वास्तव में क्या सिखाया? क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। वह सचमुच बहुत जिज्ञासु था। श्री जुआंग विचारमग्न दिखे और जवाब देने के बजाय उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? मोहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया, मास्टर दूरदर्शी और रणनीतिक हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी अपनी योजनाएं हैं। अगर कोई बात साझा करने लायक है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर आप इसके बारे में बात नहीं करते तो जाहिर है कि बेहतर यही होगा कि मैं अनजान रहूं। श्री जुआंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, फिर उनके हृदय में गर्माहट उभरी, मानो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर झरने की धारा उनके विचारों में धीरे धीरे बह रही हो। उसकी नजरें कोमल थीं जब उसने मोहुआ से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे भाई बहनों को तुम्हारे ऊपर तरजीह देता हूं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। मास्टर पहले से ही मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जो कुछ भी पढ़ाया जाना चाहिए था, पढ़ाया जा सकता था, यहाँ तक कि कुछ ऐसी सामग्री भी जो पाठ्यक्रम से परे थी और नहीं पढ़ाई जानी चाहिए थी, उसे पढ़ाया गया। वह अक्सर सबसे अधिक प्रश्न पूछते थे और मास्टर कभी थकते नहीं थे, हमेशा अत्यंत विस्तार से उत्तर देते थे। सामान्यतः उनके भाई बहन गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे, जबकि मास्टर ने उसके साथ अधिक निकटता से व्यवहार किया। विचार करने पर मोहुआ को लगा कि मास्टर अभी भी उस पर थोड़ा अधिक कृपा करते हैं। मोहुआ ने मिस्टर जुआंग की ओर देखा। उनकी निगाहें स्पष्ट और निष्कलंक थीं, जो एम्बर के क्रिस्टल जैसे विश्वास और भरोसे से भरी हुई थीं। श्री जुआंग की आंखें नम थीं और उनके दिल की भावनाओं को व्यक्त करना कठिन था। उन्होंने गहरी सांस ली, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने कहा, मोहुआ, तुम्हें अगले शब्द बहुत ध्यान से याद रखने होंगे, लेकिन उनका जिक्र किसी और से मत करना। मोहुआ का दिल घबरा गया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। श्री जुआंग ने अपने हाथों से इशारा किया और उन्हें हल्के से एक तरफ कर दिया। उनके आसपास कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मोहुआ को हल्का सा एहसास हुआ कि इस आवाज की सीमा के भीतर कई फीट का क्षेत्र अलग थलग पड़ गया है, ध्वनि के साथ साथ कारण और प्रभाव से भी पृथक। श्री जुआंग ने गंभीरता से कहा, गुई ताओ के लोग। मोहुआ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके आसपास कुछ भी नहीं हुआ। मोहुआ ने राहत की सांस ली। श्री जुआंग को पता था कि मोहुआ समझ गया है और उन्होंने आगे कहा, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे वंश का एक संप्रदाय है। गुई ताओ के लोग, जिक्सी और जिशिंग की माँ और मैं, सभी एक ही संप्रदाय से आते हैं।
हम साथी ताओवादी भाई और बहन हैं। अब आप, जिशेंग और जिक्सी भी इस संप्रदाय के शिष्य हैं। इस संप्रदाय की विरासत प्राचीन है। मैं इस संप्रदाय का 49वां संप्रदाय नेता हूँ। लेकिन मैं आपको इस संप्रदाय का नाम नहीं बता सकता, न ही आपको इसे जानना चाहिए। इस संप्रदाय की शिक्षाएं अनेक हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और रूढ़िवादी, जो केवल संप्रदाय प्रमुख की प्रत्यक्ष परंपरा के लिए आरक्षित है, एक प्रकार का निर्माण प्रवाह है। ये वही विरासत है जो मैंने आपके बड़े भाइयों और बहनों को सिखाई है। बैकवोट बैकवोट बैकवोट।